ये कहानी की एंडिंग देखने के बाद मुझे पता चलता है कि लड़कियां सच में इमोशनल फूल होती हैं। ट्रस्ट मी, पर्सनली अगर मुझे इस कहानी की एंडिंग पता होती तो मैं इस रोमांटिक ड्रामा को कभी एक्सप्लेन ही नहीं करती। नई कहानी के स्टार्टिंग में यान की शादी एक ब्लाइंड इंसान से कर दी जाती है। उसे पता नहीं था कि वह इंसान ब्लाइंड है, लेकिन लाइफ की एक मजबूरी की वजह से वो इस इंसान से शादी करती है। घर जाती है। घर का बटलर यान को ली के कमरे में बंद करते हुए कहता है, आज तुम्हारा वेडिंग नाइट है और तुम्हें पूरी रात यंग मास्टर ली के साथ बिताना है। ली बहुत ही गुस्सैल था। 3 साल पहले जो उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो देख नहीं पाता था। हालांकि कभी कभी उसकी आंखें ठीक हो जाया करती थी, सिर्फ कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए, लेकिन उसने ये बात किसी को बताया नहीं था। यहाँ पर आती है उसे पता चला था कि ग्रैंडफादर ने ली के लिए एक दुल्हन अरेंज की है, तो वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। यान कमरे का दरवाज़ा खोलने का कोशिश करती है, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। वो ली से बात करने के लिए जाती है कि कमरे का दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, तो उसे मजबूरी में यहीं पर रहना पड़ेगा। ली उसे कहता है, ग्रैंडफादर ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं मुझसे शादी करने के लिए और मेरे से बच्चे करने के लिए। यान उसे कहती है, बात तो सिर्फ शादी की थी, बच्चे की तो बात हो ही नहीं है। अब देखो, जब हमारी शादी हो गई है और मैंने शादी के लिए पैसा ले लिया है, तो फिर अब इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा। बेहतर होगा कि मैं यहीं कहीं कमरे में कोना पकड़ लेती हूँ और तुम अपना आराम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ली को किसी और की सिंपैथी की आदत नहीं थी। इनफैक्ट एक्सीडेंट के बाद जब वो ब्लाइंड हो गया था, उसकी खुद की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ करके किसी और के साथ पड़ गई थी। ये सारी बातों से ली का दिल बहुत ही टूटा हुआ था और वो उसके बाद कभी किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाया। यान को ली से बात करने के बाद पता चलता है कि वो ब्लाइंड है। वो जब उससे बात कर रही थी तो ली इस पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसका इंसल्ट कर रही है। यान उसे कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं करी, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो फ्रेशन अप होकर के आती है और सोफे पे सो रही थी। तभी ली जगता है और उठ करके यान के पास जाता है। हमें पता चलता है कि फ़िलहाल उसकी आंखें ठीक हैं। वो यान से गुस्सा था, मोबाइल का चार्जर लेकर के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वैसा करता है तो यहाँ पर वो वापस से ब्लाइंड हो जाता है। वो चुपचाप जाकर के सो जाता है। अगली सुबह यान जगती है, रूम का कर्टन हटाती है तो देखती है कि सामने दरवाज़ा नहीं है और ना ही विंडो, सामने सिर्फ यहाँ पे दीवार है। ली उसकी आवाज़ से खुल जाता है नींद उसका, तो यान उसे कहती है कि तुमने कमरे को इतना अंधेरा क्यों बना करके रखा है, सामने कम से कम कमरे में विंडो तो होना चाहिए। ली उसे कहते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। यान कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भले ही देख नहीं सकते हो लेकिन बाहर नेचर को महसूस तो कर सकते हो। कमरे को इस तरीके से बना करके रखे हो, भला अगर तुम ठीक भी कैसे हो अगर चाहोगे भी तो। ली को लगता है कि यान का भी कहना सही है। वो कहता है, ठीक है, तुम विंडो बनवाना चाहती हो तो बनवा सकती हो। आफ्टर एक्सीडेंट ली ने कमरे को इस तरीके से बंद करवाया था। थोड़ी देर के लिए वो कमरे में बैठती है तो वहाँ पर ली को उसे वॉशरूम से गिरने की आवाज़ आती है। वो जल्दी जल्दी देखने के लिए जाती है तो एक्चुअल में वो स्लिप करके नीचे गिरा हुआ था। यान उसका हेल्प करने का कोशिश कर रही थी तो उल्टा उसको डांटने लगता है। यान उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम पागल हो, तुम ऐसे ज़िंदगी क्यों जीती हो, सामने से एक इंसान तुम्हारा हेल्प करने के लिए आ रहा है फिर भी तुम्हें हेल्प नहीं लेना है। यहाँ पर गिरने की वजह से ली को वापस से दिखाई देने लगा था। यान उसके सामने थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी का उजाला उसके सामने हो। वो उसके ऊपर स्लिप करके गिर जाता है। यान उसे संभालती है। लिटरली मुझे इस कहानी की एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो उसका ख्याल रख रही थी, तभी वहाँ पर एक हेल्पर उसका बटलर आता है लेके लिए खाना लेके। वो देखती इतना फीका सा खाना है। बटलर से कहती है कि इतना फीका खाना क्यों है भला यहाँ पर। तो वो उसे कहता है कि वो हमेशा ही यान को यहाँ पे ली के लिए बुरा लगता है कि उसे ऐसा खाना खाना पड़ता है। वो कहती है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाना बना करके लेके आती हूँ। बटलर के जाने के बाद वो ली को वो खाना खाने से मना कर देती है। ली को कमरे में थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलती है और फिर उसके लिए चिकन सूप बना के लाती है, लेकिन ली यहाँ पर यान का बनाया हुआ सूप खाता नहीं और ऊपर से गिरा देता है। यान को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। उसने इतनी मेहनत से उसके लिए खाना बनाया था और उसने खाया भी नहीं। और ली पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है, मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और तुम हो कि मेरे साथ ऐसा वियर्ड बिहेवियर कर रहे हो। अब यहाँ पर ली उसे कहता है, तुम्हें मेरे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यान कहती है, भले ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है लेकिन फैमिली के वजह से हुआ ना, तब हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। एक्सीडेंट के बाद ली के सब को साथ छोड़ करके चला गया, लेकिन यान इकलौती इंसान थी जो उसके साथ रहना चाह रही थी, ये जानने के बाद भी कि वो ब्लाइंड है।
वो वहाँ से बाहर जाती है। बाहर जाने पर देखती है कि नीचे टेबल पर बहुत सारे टेस्टी फूड्स लग रहे हैं। एक्चुअल में ली का कज़न ब्रदर गू था और वो भी यहाँ पे रहा करता था और उसकी मॉम भी यहाँ पर रहा करती थी। वो लोग ली से हमेशा ही जलती रहती थी क्योंकि ग्रैंडफादर ली को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे और कंपनी उसके नाम करना चाह रहे थे। बटलर भी यान से कुछ खास बिहेव नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी उसे गोल्ड डिगर ही समझ रहा होता है। यान को कुछ और खाने का मन था तो वह कहता है किचन में जाकर के खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि आज का खाना तो बन गया है और अगर खाना है तो इसी में से खा सकती हो तुम। और हाँ, ली के खाना का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। यहाँ पर इस तरीके से यान से वो बिहेव कर रहा था। यान को बहुत गुस्सा आता बट फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखती है। दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि अपने कमरे में था। उसे उसकी आंटी का बेटा इस तरीके से परेशान कर रहा था। वो ब्लाइंड था तो वो उसे बुली कर रहा था। तभी वहाँ पे कमरे में यान आती है। जब ये चीज़ देखती है तो उस बच्चे पर गुस्सा करने लगती है। कहती है कि तुम्हारा अंकल है, तुम उसे परेशान कैसे कर सकते हो। ली कमरे के दरवाजे से टकरा गया था और उसके सिर से खून निकल रहा था। उस बच्चे को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो ली को कहती है अरे तुम्हारे सर पर चोट लगा है, लाओ मैं तुम्हारा केयर करती हूँ। तभी सर पर चोट लगने की वजह से ली को दिखाई देने लगता है और वो गुस्से में उस बच्चे के कॉलर को पकड़ लेता है। यान उसे काम डाउन करते हुए कहती है बच्चा है, मैंने इसे डांट दिया, अभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बेबी वहाँ से निकल रहा था तभी गू वहाँ पर आता है। गू के साथ एनी आती है। एनी वही ली की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि उसके ब्लाइंड होने के बाद उसे छोड़ करके उसी के कजन ब्रदर गू के साथ सेटल हो गई थी क्योंकि उसे पैसा बहुत पसंद था। पैसा। अब यहाँ पर यान को तो ली और एनी के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। उसे पता चलता है कि गू एक्चुअल में उसका कजन ब्रदर है। यहाँ पर वो यान को सिस्टर इन लॉ लगा के पुकार रहा होता है और कह रहा होता है कि नीचे खाने पे सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यान कहती है ली के सर पर चोट लगा है, वो उसका फर्स्ट एड करके यहाँ पर वापस लौटेगी। ली फिलहाल देख पा रहा था। वो एनी को देख करके थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगता है। जो एनी थी वो गू के साथ वहाँ से चली जाती है। यान यहाँ पर ली के सर का केयर कर रही होती है। ली का मूड एनी को देख करके और ज़्यादा वाला ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर फिर भी यान को पता नहीं था। वो सब कुछ झेलते हुए ली का केयर करने का कोशिश कर रही थी। ली उस पर गुस्सा कर रहे थे कि वो उसे टच ना करे। यान उसे कहती है ओ कम ऑन, मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा उठाना नहीं चाह रही। वैसे भी अगर मुझे ऐसा करना होगा तो जब तुम सो रहे होगे तब मैं कर सकती हूँ। जहाँ जहाँ टच करने का मन होगा मैं वहाँ कर सकती हूँ। तो भला मैं इस तरीके से तुम्हारा फ़ायदा क्यों है उठाने लगी। ली कहता है कि तुम सच में सेमलेस हो। यान कहती है इसमें सेमलेस होने वाली क्या बात है, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। फिर वली का केयर करते हुए इसके चोट पर हैंडी प्लस फ़िलहाल के लिए लगा देती है और वो फर्स्ट एड लेने के लिए नीचे चली जाती है। ली को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यान एक्चुअल में उसका केयर करेगी। नीचे जाकर के जब वो बटलर से फर्स्ट एड किट मांगती है तो वह कहता है तुम्हें खुद जाकर के लेना पड़ेगा, मैं तुम्हें सर्व करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। तभी वहाँ पर गो आता है और वो बटलर पर गुस्सा करते हुए कहता है यान इस घर के सिस्टर इन लॉ है तो तुम्हें उसके ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। यान सोच रही होती है कि गो सेंसिबल है और वह एक अच्छा इंसान है। नीचे उतरते समय जब वो जा रही थी तो अचानक से स्लिप करती है और गो से संभाल लेता है। गो का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड था और यान को भी ये चीज़ फील हो जाता है। हम कहते हैं ना हम लड़कियों के पास सिक्स सेंस है। कोई इंसान सामने से क्या सोच रहा है ये हमें पता चल जाता है, उसकी नज़रें क्या कह रही हैं। यहाँ पर यान को गो का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड लगता है बट वो सोचती है कि शायद वो ओवर थिंक कर रही है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि गो की नज़रें एक्चुअल में यान पे थी। जितना स्वीट वो सामने से बन रहा था वो एक्चुअल में उतना स्वीट है नहीं। यान इस तरीके से जब ली के लिए बाहर से कुछ ब्रेकफास्ट वापस से बाई करके लेके आती है तो वह देखती है कि उसका डॉक्टर यहाँ पे ली का चेकअप कर रहा है। उसके सर पर लगा हुआ चोट देख करके वो यहाँ से पूछ रहा था कि ली को चोट कैसे लगा। तो वह कहती है कि वो चलते चलते दीवार से टकरा गया था, इसी वजह से। बाहर का खाना देख करके डॉक्टर कहता है कि ली को बाहर का खाना अलाउड नहीं है वरना वो रिकवर नहीं कर पाएगा। यहाँ उसे कहती है कभी कभी तो चलता है, कोई इंसान हमेशा के लिए सिंपल खाना तो नहीं खा सकता ना। वो डॉक्टर यहाँ पर यान से ली के लिए फ़ूड बनाने के लिए बोलता है और उसे वो बुक की रेसिपी भी देता है। हालांकि यान ऐसा करना नहीं चाह रही थी क्योंकि आफ्टर जॉब उसे टाइम नहीं बचता, लेकिन फिर भी जब डॉक्टर ऐसा कहते हैं और ली भी उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है ये बना सकती है तो फिर यान मना नहीं कर पाती है। उसे वो रेसिपी बुक देने के बाद डॉक्टर वहाँ से जा रहे थे। जाने से पहले वो डॉक्टर यान को रोज़ ऑयल देते हैं और कहते हैं रात में नहाने के समय पानी में से मिला देना, इससे नींद काफ़ी अच्छी आती है।
यान खुश थी कि अब ली आराम से सो सकता है। वो कमरे में अंदर जाती है तो उसका लाया हुआ ब्रेकफास्ट यहाँ पर ली खा रहा था और उसे बाहर का खाना काफ़ी पसंद आता है। यान यहाँ पर बैठ करके चेक कर रही थी कि बुक में क्या क्या है। तभी वो देखती है कि ली के लिप्स के पास ऐसे राइस लगा हुआ है तो वो उसे हटा रही थी। ली उस पर गुस्सा करने लगता है तो यान उसे कहती है, गजब के इंसान हो यार, मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्टेड हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल करके वो वॉशरूम में चली जाती है। डॉक्टर का दिया हुआ ऑयल उस पानी में कुछ बूंदें वो मिला देती है जिसमें कि ली नहाने वाला था और फिर ली के नहाने का इंतज़ार करती है। दूसरी तरफ हम लोग घू और उसकी मॉम को देखते हैं, दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि गो कोई हीरो नहीं है, वो विलेन है और एक्चुअल में वो लोग डॉक्टर का दवा चेंज करना चाह रहे हैं ताकि ली हमेशा के लिए ब्लाइंड हो सके और ये कंपनी का जो पूरा कारोबार है वो गो को संभालने का मौका मिल जाए, क्योंकि उसे पता था जब तक ली रहेगा उसे मौका संभालने के लिए नहीं मिलने वाला है। इधर ली फ्रेशन अप होकर के आता है तो उसे पता नहीं था कि वो लव ड्रग के नशे में था। वो यान पर गुस्सा कर रहा होता है। यान उसे कहती है, मैंने कब तुम्हें ड्रग दिया? वो बोलता है, वो तो तुम ही जानो, तुम्हें बेबी करने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी ना। लेकिन उसे पता ही नहीं था। दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। अगली मॉर्निंग जब यान जगती है, खुद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी और ली ऊपर से उसी पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें एंटी प्रेगनेंसी पिल्स खाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर तुम मेरी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट ना हो। यान कहती है, मुझे भी तुम्हारा बेबी करने का कोई शौक नहीं है, उस डॉक्टर का नंबर दो, मुझे उससे बात करना है। ली उसे उस डॉक्टर का नंबर देता है। यान उसे कॉल करके गुस्सा करती है, उसने किस तरह का ऑयल दिया था। डॉक्टर बताता है कि ली के ग्रैंडफादर ने मुझे वो ऑयल देने के लिए कहा था क्योंकि ली के ग्रैंडफादर और तुम्हारे डैड के बीच में एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें ली के लिए बेबी करना होगा। यान कह रही है, मुझे सिर्फ ली से शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट पता था, ये बेबी वाला नहीं, और ऑब्वियसली मैं बेबी नहीं करने वाली। क्योंकि वह फ़ोन रखती है। ली उस पर चिल्ला रहा था तो यान ने इस तरीके से दवा रखा हुआ था तो वो उस एंटी प्रेगनेंसी पिल्स को खा लेती है। डब्बा ली को देते हुए कहती है, अब खुश हो तुम, मैं यहाँ से जा सकती हूँ। यान एक तो ऑलरेडी गुस्सा थी कि कल रात उसका फर्स्ट नाइट था और ऊपर से ली का ऐसा बिहेवियर उसे और इरिटेट कर रहा था। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि वो छोटा बेबी यहाँ पे स्विमिंग पूल से कुछ निकालने का कोशिश कर रहा है और यान को यहाँ पर आकर के हेल्प करने के लिए बोलता है। वो जानबूझ करके यान को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था क्योंकि यान ने उसे डांट लगाया हुआ था। यान जाकर के उस बच्चे का हेल्प करती है। वो बच्चा यहाँ पे यान को स्विमिंग पूल में धक्का देने का कोशिश कर रहा था लेकिन खुद ही नीचे गिर रहा था, उसे स्विमिंग करना नहीं आता था। यान उसे देख करके इग्नोर नहीं कर सक रही थी और उसके जाकर के स्विमिंग पूल से बाहर निकालती है। उस बच्चे की आवाज़ को सुन करके यहाँ पर इस तरीके से जल्दी जल्दी सारे लोग आते हैं और यान यहाँ पर उस बच्चे को CPR दे करके जान बचा रही थी। तो वो लोग देख करके खुश थे कि वो बच्चा ठीक है। ले ऊपर कमरे से इन चीज़ों को देख रहा होता है। वो जानता था कि यान अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, इसी वजह से वो नीचे चले जाता है। यान को कहता है, तुम भी भीग गई हो, चलो यहाँ से, और यान को वहाँ से लेकर के जाता है। इधर जब ये बात उस बच्चे की माँ को पता चलती है तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी। वो बच्चा कहता है कि यान ने इसकी जान बचाई है, क्या हम उसे परेशान नहीं कर सकते? तो वह कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसे इस घर से निकालने में मेरी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अब वो बच्चा यान को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाह रहा था क्योंकि उसने देख लिया कि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से यान और ली साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि ली की आंखें कहीं ठीक तो नहीं हो गई, वो जानबूझ करके ली के ऊपर गर्म सूप गिरवा देती है। गुस्से में आकर के ली वो सूप उन्हीं पर फेंकता और कहता है, यहाँ मेरी बीवी ने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई, उसे थैंक्स बोलने के बजाय तुम लोग ये चेक कर रहे हो कि मेरी आंखें ठीक हुई है नहीं। यान यहाँ पे ली को काम डाउन करती है और उसे कमरे में लेकर के जाती है। एक्चुअली उस बच्चे की मॉम को डाउट था कि कहीं यहाँ पर ली सच में देखने तो नहीं लग गया। अगर वो देखने लग जाएगा तो फिर वो गूगल कंपनी का CEO कैसे बनाएगी। लेकिन यहाँ पर ये तो यही प्रूफ हो रहा था कि एक्चुअल में ली की आंखें ठीक नहीं हुई क्योंकि वो सूप उसी के ऊपर गिरा था और वो रिएक्ट नहीं कर पाया था। इधर ली यान के साथ कमरे में था तो वो चेक करता है कि यान को काफ़ी तेज़ फीवर हो गया। स्विमिंग पूल में भीगने की वजह से उसे बुखार हो गया था। वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और यान को आकर के चेक करने के लिए बोलता है। डॉक्टर यहाँ पर आता है, यान को थोड़ी बहुत दवाई देता है और ली को कहता है इसका ख्याल रखने के लिए। अब ली यान को छोड़ करके जा नहीं पा रहा था और वो रात भर उसका केयर करता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वह देखती है कि वो ली को हक करके सो रही है। ली उसे एक्सप्लेन करता है कि कल रात उसे फीवर था और ली ने उसका ख्याल रखा। यान को जॉब पर जाना था, वो जा रही होती है। वो ली को कहती है कि वो कुछ देर और आराम कर ले क्योंकि वह कल पूरी रात जगा होगा। तो ली आराम करने लगता है। यान नीचे जाती है तो बच्चा यहाँ पर यान को थैंक्स बोलता है उसका जान बचाने के लिए। यान उस बच्चे को माफ़ कर देती है उसकी बदमाशियों के लिए।
यहाँ पर वो गू के साथ लंच कर रहा होता है। गू से पूछता है कि वो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है, तो यान कहती है कि वो अपने जॉब पर जा रही है। पूछता है वो किस डिपार्टमेंट में काम करती है, यान बताती है। तो गू उसे अपना और एनी का इंगेजमेंट का पूरा वेन्यू डेकोरेट करने का ऑर्डर दे देता है। यान काफ़ी खुश थी क्योंकि ऑर्डर काफ़ी बड़ा था और वो यहाँ पर गू के लिए थैंकफुल भी थी कि वो इतने बड़े डिसीजन, इतने बड़े काम के लिए उसका हेल्प ले रहा है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ तो गू का चाल है। फिर यान जा कर के उस सारे प्लेस को डेकोरेट कराने लगती है। तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है। यान पूछती है तुम अकेले आए हो? वो कहती है हाँ, एक्चुअली में मैं देखना चाहती थी कि तुम उस प्लेस को अच्छे से डेकोरेट करा रही हो ना। वो कहती है हाँ देख सकती हो। फिर यहाँ पर ली के बारे में बात निकल जाता है। तो ली की एक्स गर्लफ्रेंड थी, इस बारे में यान को पता था, लेकिन कौन थी ये बात नहीं पता था। यान बातों बातों में कहती है कि मुझे लगता है कि ली अब भी अपने एक्स को मिस करता है, ज़रूरी है उसके एक्स परफेक्ट गर्ल रही होगी, तो ये वो उसे भूल नहीं पाता है। एनी को लग रहा होता है कि क्या उसने ली को छोड़ करके गलत किया। भले ही वो गू के साथ है, लेकिन वो खुद भी यहाँ पे ली को मिस कर रही होती है और कई बार तो उसे उसके पास वापस जाने का मन करता है। लेकिन अब वो गू से एंगेज हो गई थी तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली थी। तभी वहाँ पर एनी को गू का कॉल आता है और उसे पूछता है कि वो वहाँ पर क्या करने गई है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो यान को इस बात की सच्चाई अपनी तरफ से ना बता दे। एनी कहती है वो तो बस यान से मिलने के लिए गई थी, ये देखने के लिए कि वो काम अच्छे से कर रही है या नहीं। फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए भी जाती है। यान सोच रही होती है कि एनी कितनी अच्छी है, उसे कोई भी कमेंट्स या प्रॉब्लम्स नहीं थे। इसके बाद वो घर जाती है तो वो गू के सिस्टर से मिलती है। गू की सिस्टर यान को गू से दूरी बना के रखने के लिए कहती है। यान कहती है भला मैं गू से क्यों इन्वॉल्व होने जाऊँ, मेरा हस्बैंड तो ली है ना। वो उसे कुछ और भी बताना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर गू आ जाता है और वह यान को कहता है कि तुम काम करके थक गई होगी, तुम घर जाओ, मुझे अपने सिस्टर से कुछ बात करना है। यान कमरे में चली जाती है। गू अपने सिस्टर को डांट लगा रहा था और उसे डांटते हुए कहते कि खबरदार, जो तुमने मेरे बने बनाए प्लान को बिगाड़ने का कोशिश किया तो मुझे तुम्हें फ़ॉरेन भेजने में देर भी नहीं लगेगा पढ़ाई करने के लिए। अब उसकी सिस्टर इस बात से डर जाती है और वो चुप ही हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्या सीक्रेट था जो वो यान को बताना चाह रही थी। जब वो घर में अंदर जाती है तो वो डॉक्टर यहाँ पर आया हुआ था और वह भी ली की आंखों का इस तरीके से ये कर रहा था। वो पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हुई या नहीं। यान कहती है कि नहीं, ली ने मुझे वो दवा खाने के लिए मजबूर कर दिया था। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, अगली बार कोशिश करना, और अगर नहीं हो तो मेरे पास बहुत से दवाएं हैं जिसको कि खा करके तुम आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हो। यान कहती है बट मैं ली के बेबी को बॉर्न नहीं करने वाली हूँ, हमारे बीच का कॉपरेशन से शादी करने तक का था। डॉक्टर से समझाता है लेकिन तुम्हें इस बारे में अपने डैड से बात करना चाहिए, उन्होंने ही तुम्हें यहाँ पर इस ऑपरेशन में भेजा हुआ था। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। ली यान को अपने पास बुलाता है, उसे पानी वानी वो मांग रहा था। यहाँ पर यान इस तरीके से उसे वाटर वगैरह ऑफर करती है। ली एक्चुअल में यान से जानना चाह रहा था कि क्या वो उसके बेबी को बॉर्न नहीं करना चाहती। इस बात पर यान उसे कहती है ढक्कन हो क्या, तुम्हें तो मुझे कहा था ना कि तुम्हें मुझसे बच्चे नहीं चाहिए, और फिर अब ये तुम बकवास सवाल कर रहे हो। हालांकि ली चाहता तो यही था, लेकिन अब जब यान भी चाहने लगी थी तब उसे वो नहीं चाहिए था। वो सच में बिल्कुल उल्टा सोच रहा था और धीरे धीरे यान पे ट्रस्ट करने लगा था। लेकिन आगे चल के जो उसकी हरकतें टर्न आउट होने वाली हैं वो किसी को भी गुस्सा दिला देगा। सच बताना मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुस्सा आया है नहीं ली की हरकतों पर। अब यहाँ पर वो ली को बता रही होती है कि एक्चुअल में गू ने उसे अपने एंगेजमेंट वाला सारा सेरेमनी सजाने के लिए दिया है। ली को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग सिर्फ साथ में खाना वाना खा रहे थे। गू के सिस्टर और रैनी के बीच की बातों को देख करके यान तो समझ रही थी कि इन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। रात में जब वो कमरे में जा रही थी तो गू यान को उनके एंगेजमेंट पार्टी का इन्विटेशन देते हुए कहता है कि एक्चुअल में ली का मूड आजकल ठीक नहीं चल रहा और मैं देने जाऊँगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तुम उसे दे देना। यान मान जाती है। कमरे में जा कर के ली को एंगेजमेंट का इनविटेशन देती है। उसे थोड़ी पता था कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के एंगेजमेंट का इनविटेशन दे रही है, लेकिन फिर भी ली यहाँ पर एंगेजमेंट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि एंगेजमेंट वहीं पर होने वाला था। गो और एनी स्टेज पर एंट्री लेते हैं। यान यहाँ पर आई हुई थी और ली अब तक नहीं आया था। जब तक ली नहीं आया था तब तक तो एनी नॉर्मल ही थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं रिग्रेट तो इस बात का हो रहा था कि उसने गो को क्यों ही चूज किया। गो हमेशा उसे बुली करते रहता था। तभी वहाँ पर ली आता है। एक्चुअल में ना तो एनी ने और ना ही गो ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर ली आने वाला है। उसके आते ही जितने भी गेस्ट आए थे सारे गॉसिप करने लगते हैं एनी और ली के रिलेशनशिप के बारे में, किस तरीके से ली के एक्सीडेंट के बाद एनी उसे छोड़ दी थी और अब वो उसी के कजन ब्रदर गो के साथ इंगेज्ड है। जब भी बातें यान सुनती है तो शुरुआत में तो उसे भरोसा नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ कंफ्यूज कर रही है।
लेकिन यहाँ पर क्या सच है वो तो उसे आगे चल के पता चलने वाला था। एनी का उतरा हुआ शकल देख करके गुस्से कहता है, ज़्यादा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज हमारा एंगेजमेंट है। एनी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अंदर क्या चल रहा है वो तो वो जान ही रही थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एंगेजमेंट का रस्म चालू किया जाता है। तभी वहाँ पर एनी का सैंडल स्टेज पर फंस जाता है। यान जाकर उसे निकालने का कोशिश कर रही थी, तभी ऊपर का जो झूमर था वह एक्चुअल में गिरने लगता है। ये सब कुछ गू का प्लान था। और झूमर जो गिरता है तो उसमें यान और एनी दोनों ही चपेट में आ जाते हैं। एनी को थोड़ा ज़्यादा चोट लगा था। ले उठ के आता है और वो एनी को वहाँ से लेके जा रहा होता है। यान को तो वो देखता भी नहीं है। यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो ली है उसकी आंखें ठीक हो चुकी है। यान को इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं, वो उसकी वाइफ है, फिर भी उससे इस बारे में उसने नहीं बताया, बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। और अब जितने भी गेस्ट वहाँ पर गॉसिप कर रहे थे एनी और ली के भी रिलेशन के बारे में, उसे इस बात की सच्चाई पर भरोसा हो जाता है। वो खुद को डॉक्टर को दिखाने के लिए ली करके जाती है। थोड़ी देर बाद गू यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचता है। ली एनी का ख्याल रख रहा था। वो उसे कहता है कि तुम इसके फियोंसे हो, तुमने जानबूझ करके इसका हेल्प नहीं किया। वो कहता है, नहीं, एक्चुअली मैं इतना शौक में था ना कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे इसका हेल्प किस तरीके से करना चाहिए, और तुम उसे लेकर के आ गए। लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ये बातें यान को एक्सप्लेन करना पड़ेगा? उसी झूमर से उसे भी चोट लगा था और तुमने उसे छोड़ करके एनी का जान क्यों बचाया? वो जानबूझ करके ये कर रहा था। वो हमेशा ही यहाँ पर ली और एनी के रिलेशनशिप को इस तरीके से उलझा करके रखना चाह रहा था, और उसने जानबूझ करके ऐसा किया था ताकि यहाँ पर वो उन दोनों के बीच ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे और यहाँ पर वो कंपनी का सीईओ बन जाए। उसकी जाती हुई ज़बरदस्ती एनी को वो शादी का रिंग पहनाता है। कहता है कि बेहतर होगा कि वो अपनी औकात याद रखे कि वो उसकी फियोंसे है, ना कि ली की। एनी चुप ही थी। यान घर जाती है, काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो अपनी चोट को छुपा लेती है। हर बार वो कमरा खोल के खुद अंदर जाया करती थी, और आज वो कमरा नॉक करती है। ली गेट खोलता है। ली कहता है, आई नो तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे। यान कहती है, मुझे कुछ भी नहीं जानना, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं करीब 1 महीने से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि तुम मुझे ये बता सको कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, सबके सामने मेरा मजाक बनाने में तुम्हें कितना अच्छा लगा होगा ना? ली कहता है, तुम्हें सिर्फ इतना जानना है? यान कहती है, हाँ। फिर कहती है, शायद मैं भूल गई थी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी आंखों के बारे में, ना ही तुम्हारे और एनी के रिलेशनशिप के बारे में। वो उसे कहता है कि हाँ, मानता हूँ कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। यहाँ उसे कहती है, चलो छोड़ो भी, अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इस बात को अब कभी नहीं भूलूंगी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और अगर आगे इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम अलग कमरे में रहेंगे, सिर्फ बाहर सबके सामने ये दिखाएंगे कि हम दोनों एक्चुअल में कपल हैं, लेकिन हमारे बीच रियल में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। और जैसे ही तुम पूरे तरीके से ठीक होते हो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, क्योंकि फिर मेरा तुम्हारे साथ रखने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मेरी शादी तुमसे इसलिए कराई गई थी क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। कहानी के एंड में जो यान ने किया था ना, उस वजह से मुझे यान पर इतना गुस्सा आया था कि पूछो मत। मन किया कि ड्रामे में घुस के इसकी पिटाई कर दूँ। खैर, आप लोग गेस तो कर ही पा रहे होंगे कि उसने क्या किया होगा। यान गुस्सा करके ली के बिहेवियर से वहाँ से निकल जाती है। इधर वो बच्चा गो की मॉम को कह रहा होता है कि क्या आप वापस से यान को बुली करने वाले हो? तभी वहाँ पर गो आता है। उसकी मॉम कहती है, ली की आंखें ठीक हो चुकी है और वो कंपनी संभालेगा। गो कहता है, इतना आसान नहीं है, इसी वजह से तो मैं ली और एनी को यहाँ पर फंसा करके रख रहा हूँ ताकि वो प्यार मोहब्बत में फंसा रहे और मैं कंपनी संभाल सकूँ। थोड़ी देर बाद ली और गो के बीच में ऐसी पिटाई हो रही थी। गो सिर्फ डिफेंड कर रहा था, वो फाइट बैक नहीं कर रहा था। ली उसे लड़ने के लिए बोलता है। यहाँ पर इस तरीके से गो से कहता है, चाहे तुम जो भी कर लो, तुम्हारी ये कंपनी, तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड दोनों ही मेरी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर ली जानता था कि उसे कैसे न कैसे करके गो से अपनी कंपनी तो लेनी ही पड़ेगी। सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो आने वाले हैं। तो फिर उन्हें बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाने पर ली यान से बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र यहाँ पर गो पे पड़ती है। उसके बुरा हालत देख करके वो समझ जाती है कि ली ने उसकी पिटाई की है। उस पर गुस्सा करने लगती है। ली उसे कहता है कि तुम्हें गो की कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही है? यान कहती, होगी भी क्यों ना, तुम उसके साथ इतना बुरा जो कर रहे हो। इतना सिंपल सादा सा सीधा सादा सा इंसान है। उसे गो की सच्चाई पता नहीं थी, और ली को ये देख करके काफ़ी जेलस फील हो रहा था कि यान उसकी वाइफ होने के बजाय वो गो का ख्याल कर रही है। उसकी मॉम जब ली पर गुस्सा करती है कि वो गो की ऐसी पिटाई कैसे कर सकता है, ली उसे कहता है, तुम्हारे बेटे ने जो किया है शुक्र मानो उसके बाद में उसे घर से नहीं निकाल रहा। पिटाई तो बहुत कम ही बात है। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं और वो यान से मिलते हैं। शादी के बाद वो पहली बार यान से मिल रहे थे।
यान ग्रैंडफादर के सामने काफ़ी नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे कि उसके और ली के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्हें पता चलता है कि ली की आँखें ठीक हो चुकी है, तो वो ली को कल से कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से इस बात का जो है गो की मोम मना कर रही थी कि कुछ दिन बाद चला जाएगा। इस बात पर ग्रैंडफादर कहते हैं 2 साल काफ़ी ज़्यादा वक्त होता है, ली को अब कंपनी जाना चाहिए। गो चाह करके भी कुछ बोल नहीं पाता है। ग्रैंडफादर ली और यान को कमरे में लेके जाते हैं बात करने के लिए, जहाँ पर कि वो ली पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे कि वो यान के साथ ऐसा कैसे बिहेवियर कर सकता है। अब वो उसकी वाइफ है और उससे सबके सामने एनी को चूज नहीं करना चाहिए था। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं पहले हमेशा ही एनी को प्रोटेक्ट करता था, तो आज जब वो इस तरीके से इंसर्ट हुई तो मेरा वो इंस्टिंक्ट ने इसी तरीके से काम किया और मैं उसे सेव करने के लिए चला गया। यहाँ पर यान उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। ग्रैंडफादर ली को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे यान से अकेले में बात करना के बाद जो ग्रैंडफादर थे वो यान को ली की मॉम की अंतिम निशानी देते हुए कहते हैं ये हमारी घर की बहू को मिलने वाले थे, ऐसे तुम रखो। एक्चुअल में आजकल ली तुम्हारे बारे में काफ़ी बात करता है, तुम्हारी वजह से उसके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। यान को नहीं पता था कि ली उसके बारे में क्या सोचता है। कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। ग्रैंडफादर ली को डांट लगाते हुए कहते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कहानी को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ इस बुढ़ऊ का था। लिटरली कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अभी ये इंसान कितना सीधा बन रहा है, एंडिंग में देखना। यहाँ पर उनके जाने के बाद ली यान से कहता है कि तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा ऐसा ना हो। यान यहाँ पर उसकी मॉम की वो अंतिम निशाना उसे लौटाना चाह रही थी। ली उसे कहता है कि जब ग्रैंडफादर ने तुम्हें दे दिया है तो ये तुम्हें रखो। यान कहती है ठीक है, मैं इसे तब तक अपने पास सेफली रख लेती हूँ। अब ली यान के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता था, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता है, एक्चुअल में हरकतें भी वैसे ही करनी पड़ती हैं। लेकिन ली की हरकतें तो बार बार यान को यही फील करा रही थी कि वह एनी को ज़्यादा प्यार करता है। ये सिर्फ पहली बार नहीं था जो उसने यान और एनी में से एनी को चूज किया था। अब अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ करके किसी और को चूज कर रहे हो तो इट्स ऑब्वियस कि ये गलत है। वो आपकी लीगल वाइफ है और आपको सबसे पहले उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके बाद वो लोग इस तरीके से और फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एनी और गो से भी वो लोग मिलते हैं। यान बिल्कुल नॉर्मल थी, वो ली को सिर्फ इतना याद दिलाती है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कपल है, लेकिन अब ली को यान के साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल नहीं रहना था। यहाँ पर इस तरीके से वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं, तो ग्रैंडफादर यान के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। उन्हें यहाँ पर खुशी थी कि वो और ली जो है दोनों खुश हैं। वह यान को चेस खेलने के लिए लेकर के जाते हैं और यहाँ पर गो एनी को अपने कमरे में लेकर के जाता है। लेकिन यहाँ जब लौटती है तो देखती है कि यहाँ पर जो एनी है ना वो ली से कुछ ज़्यादा ही चिपके पड़ी है। एनी यहाँ पर ली से बात करने आई थी, जब उसे पता चलता है यान इधर आ रही है तो वो जानबूझ करके गिरने की एक्टिंग करने लगती हैं। ये देख करके यान को एनी ये कह रही होती है कि एक्चुअल में हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा, मैं गिर रही थी तो उसने उसे संभाला। यान कहती है ओह तो मतलब तुम कह रही हो कि सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। इतनी रात को मेरे हस्बैंड से मिलने आना जब मैं चेस खेल रही हूँ ग्रैंडफादर के साथ, तो तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हो। वो एनी के सामने तो यही दिखाती है उसे ली पर भरोसा है, लेकिन एनी के जाने के बाद वो उसे कहती है तुम्हें मुझ पर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें एनी ये पसंद है तो तुम ये भी बता सकते हो, मैं तुमसे अलग होने के लिए तैयार हूँ। ली उसे एक्सप्लेन करता है मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्चुअल मैंने खुद यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन यान उसकी कुछ भी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन वो अपनी ऑर्फनेज की मॉम से मिलने के लिए जाती है। बचपन में जब वो किडनैप हो गई थी तो ऑर्फनेज के लोगों ने उसे बचाया था और उसे पाला पोसा था। कुछ टाइम बाद यान को अपनी फैमिली वापस मिल जाती है। यहाँ पर उसकी सौतेली सिस्टर भी आती है। वो यान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो जितने टाइम के लिए किडनैप हुई थी उस समय से उसकी फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, और अब यान आई थी तो उसकी वैल्यू कम हो गई थी। हालांकि एक्चुअल में यहाँ पर जो है यान ने शादी ली से 3 मिलियन रुपीज़ के लिए की थी। उसके सिस्टर की शादी ली से फिक्स की गई थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ली ब्लाइंड है तो वो मना करती थी। उसकी जगह यहाँ पर यान को भेजा गया था 3 मिलियन उसे इस ऑर्फनेज में देने थे डोनेशन के तौर पे, ताकि बच्चों का ख्याल रखा जा सके। यहाँ पर उसकी सिस्टर आकर के डीन को ये सारी बातें बता देती है। डीन को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। उसकी वजह से यान की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसे खुद को सेल करना पड़ा। उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यान को अपने सिस्टर की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर के उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली हूँ इस मैटर के लिए, देखना मैं तुमसे कैसे बदला लूँगी। ऐसा कह के फ़िलहाल के लिए तो वो वहाँ से चली जाती है।
यान जैसे ही बाहर जाती है, उसकी कुछ और लड़कियां जो कि वहाँ पर काम कर रही होती हैं, वो यान से मिलने के लिए आती हैं। डीन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के गया गया था क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं क्योंकि यान के सिस्टर ने उस पर पुलिस केस कर दिया था कि उसने उसे बुली किया है। पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाती है। जब तक यान का कोई बेल ना करा ले, यान को यहाँ से जाने नहीं मिलने वाला था। उसे समझ नहीं आता कि वो किससे हेल्प ले, क्योंकि कोई नहीं था उसके लाइफ में जो कि उसका यहाँ पर हेल्प कर सकता था। उसके जाने के बाद उसे याद आता है कि शायद उसे ली को कॉल करना चाहिए, वो उसका हेल्प करेगी। फिर उसे ध्यान आता है कि आज 2 साल बाद कंपनी में उसका फर्स्ट डे है, तो क्या वो उसका हेल्प करेगा नहीं। सोचते सोचते वो उसका कॉल करती है। इधर ली मीटिंग के लिए जा रहा था, वो अपना फ़ोन अपने सेक्रेटरी को दे देता है। यहाँ पर इस तरीके से उसे यान का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि ली मीटिंग में है, तो वो सेक्रेटरी को कहती है कि ली फ्री हुए तो उसे बता देना कि मैं जेल में हूँ और वो मेरा आकर के बिल करा ले। वो सेक्रेटरी होके कह देता है। उसे पता नहीं था कि यान एक्चुअल में ली की वाइफ है। यान बहुत देर तक ली के आने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन ली आ ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ काफ़ी देर बाद जब ली की मीटिंग ख़त्म होती है, तब यहाँ पर उसका सेक्रेटरी से बताता है यान नाम की एक लड़की का कॉल आया था और उसने कहा है कि वो जेल में है, आकर के उसे यहाँ से लेकर के जाने के लिए। ये बात सुन करके तो उसका जो ये ली था वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। नीचे यहाँ पे ईगो से मिलता है और कहता है आज तुम्हारा कंपनी में डे 1 है, इतने सारे मीटिंग के लिए लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्या तुम छोड़ के जाओगे। तभी यहाँ पे यान का कॉल आता है। ली उससे बात करता है, पूछता है वो ठीक तो है ना, वो थोड़ी देर में आ रहा है। अब यहाँ पे यान कहती है हाँ वो ठीक है। फ़ोन रखते ही ली को गू की बातें याद आती है। वो एक्चुअल में कंपनी छोड़ के जा नहीं सकता था। उसका सेक्रेटरी से याद दिलाता है कि वो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो मेन हेड है उसको जानता है, तो वो उससे हेल्प ले सकता है। अब यहाँ पे ली यही करता है। ये पॉइंट नंबर 2 था जहाँ पे ली ने यान को प्रायोरिटी नहीं दी थी। वो उस पुलिस ऑफिसर को भेज देता है यान को लेने के लिए। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि एक्चुअल में ली बिजी है, तो उसने मुझे भेजा है और उसने यहाँ पर यान को जाने देने का डिसाइड किया है। भले ही यान ने एक्चुअल में अपने सिस्टर को थप्पड़ मारा है। वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे ली का मैसेज आता है कि वो कंपनी आ जाए। यान कंपनी पहुँचती है तो ली काम कर रहा था। उसका सेक्रेटरी कॉफ़ी लेकर के आता है तो वो यान को कॉफ़ी देने के लिए बोलता है। यान चुपचाप वहाँ पर बैठ जाती है। ली अपना काम ख़त्म करके यान से बात करने के लिए जाता है। उसका सेक्रेटरी सोच रहा था कि आज तक तो सिर्फ वो अपनी कॉफ़ी यहाँ पर एनी को ही ऑफ़र करते थे और वो अब यान को भी कर रहे हैं। कहीं वो उसे लेकर के सीरियस तो नहीं हो गया। ली यान से पूछता है कि आखिरकार वो जेल क्यों गई थी, तो उसे बताती है कि एक्चुअल में वो अपने ऑर्फनेज के डीन से बात करने के लिए गई थी। तो ये सब कुछ हुआ। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और ली यहाँ पर यान को किस करने के लिए आगे बढ़ा ही था। तभी उसका वो बेस्ट फ्रेंड था, वो यान से पहली बार मिल रहा था, वो इससे आगे दोस्ती बढ़ाना चाह रहा था। यान को पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक ज्वेलरी कंपनी का ओनर है, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। उसे उसकी ज्वेलरी काफ़ी पसंद आती थी। ली ये देख करके थोड़ा सा जेलस होने लगता है कि यान दूसरे लड़कों में भी इंटरेस्ट ले रही है। उसका फ्रेंड वहाँ से फ़िलहाल चला जाता है। यान यहाँ पर ली को बताती है कि एक्चुअल में उसकी जो डीन है वो उसे अपनी मॉम की तरह मानती है। उसकी मॉम से भी ज़्यादा उस लेडी ने उससे प्यार किया है। उन्हें डाउट है कि एक्चुअल में हमारे साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वो बूढ़ी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। इसी वजह से क्या तुम यहाँ पर जाकर के कल मेरे डीन से मिलोगे। उन्हें बस ये दिखाना है कि एक्चुअल में हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और हमारे बीच एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। ये कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं था यहाँ पर। ली कहता है ठीक है, मैं कल फ्री हूँ, मैं चल लूँगा। यान बस इतने से ही खुश हो जाती है। वो ली से वैसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके नहीं रखी हुई थी। ली को यान के लिए बुरा लग रहा था कि वो उसके लिए वहाँ पर नहीं जा पाया और वो ऐसे तरीके से सिर्फ बुरा ही फील करते रह जाता है। ली अपने काम में लगा हुआ था। यान यहाँ पर आती है, वो सोफे पर ही सो रही होती है। ली उसे जगाता है और कहता है चलो घर जाने का वक्त आ गया है। फिर वो उसे ज्वेलरी बाय करने के लिए लेकर के जाता है। बोलता है कि एक्चुअल में तुम्हारी कल डीन देखेंगे तो उन्हें डाउट हो जाएगा कि हमने वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहना है, तो मैं तुम्हें उसी शॉप पर लेकर के जाता हूँ जो कि तुम्हें पसंद है, उसके ज्वेलरी डिज़ाइंस। यान ओके कह देती है। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत सारे वेडिंग रिंग रखे हुए थे, लेकिन यान उनमें से सबसे छोटा डायमंड वाला वेडिंग रिंग चूज करती है। ली कहता है मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। यान कहती है पैसे क्यों बर्बाद करना, वैसे भी तो ये सिर्फ दिखावे के लिए है और फिर इसका कोई काम नहीं है। तो मैं अपनी रियल वाइफ के लिए वो वेडिंग रिंग चूज कर रहा हूँ, तो बड़ा चूज कर लेना। फिर यान के कहने पर ही वो रिंग वो ले लेता है। यान खुद को यही समझा रही थी कि सब कुछ दिखावा है और उसे ली से प्यार नहीं करना होगा, क्योंकि वो हर बार एनी को ही चूज करने वाला है। 2 बार तो अब तक वो देख चुकी थी। वेडिंग रिंग लेने के बाद उसका फ्रेंड से कहता है अब तुम दोनों एक दूसरे को पहना भी दो, तो ली अपने हाथों से यान को वो रिंग पहनाता है।
नेक्स्ट डे वो लोग डीन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि यान की कुछ और फ्रेंड लोग मिलती है। वो पूछ रही थी कि ली कौन है, ये तो काफ़ी हैंडसम है। तो यहाँ पर वो बताता है कि वो यान का हस्बैंड है। फिर वो लोग अंदर इस तरीके से डीन से मिलने के लिए जाते हैं। वो डीन यहाँ पर हॉस्पिटल से अभी अभी लौटी थी। यान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो इनकी बातों का भरोसा करेंगी या नहीं। वहाँ जाती है वो इन दोनों को देख करके गुस्सा करने लगती है। यान उन्हें वो वेडिंग रिंग भी दिखाती है, ये भरोसे के तौर पे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। डीन कह रही है मुझे ली से अकेले में बात करना है। यान को वो बाहर जाने के लिए कहती है। यान दरवाज़ा बंद करके बाहर चली जाती है। वो जो डीन थी वो ली पर गुस्सा करने लगती है और कहती है मुझे पता है कि तुम यान से प्यार नहीं करते, ये वेडिंग रिंग भी कल तुमने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए खरीदा है। वो ली को मैगजीन का फ़ोटो दिखाती है जहाँ पर कि वो यान को छोड़ करके एनी को उस पार्टी में सेव करके लेके गया था। पूरा न्यूज़ में ये बात फैला था। वो कहती है उस समय तुम्हारे हाथ में वो वेडिंग रिंग नहीं था। ऐसे सिचुएशन में तुमने अपनी वाइफ को छोड़ करके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चूज करने का डिसाइड किया। तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। मुझे पता है कि तुम यान से प्यार नहीं करते हो, तुम्हें उसे डाइवोर्स लेना होगा। ली साफ तौर पे मना कर देता है कि जब यान से उसकी शादी हो गई है तो वो डाइवोर्स नहीं लेगा, चाहे जो भी हो जाए। और इसी बात से उस डीन से उसका बहस हो रहा होता है। डीन का साफ कहना था कि तुम्हें यान से अलग होना ही पड़ेगा। मैं अपनी सबसे प्यारी बच्ची को इस तरीके से तुम्हारे हाथों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं दूंगी। बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यान उनकी आवाज़ों को सुन करके कमरे में अंदर आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ली और डीन के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहा है, तो वो ली को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ली वहाँ से बाहर चले जाता है, जहाँ पर कि यान उस डीन को संभाल रही होती है और कहती है माना कि हमारी शादी पैसों की वजह से हुई थी, लेकिन मैं ली के घर में ठीक हूँ और वो मेरा ख्याल रखता है। मेरा वेट भी पहले से बढ़ गया है। वो लोग मुझे अच्छा खाना पीना खिलाते हैं और मैं उस घर में खुश हूँ। डीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं और ली के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन डीन को इन बातों का भरोसा नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यान ने मजबूरी में ली से शादी की और उसने ये सब कुछ ऑर्फनेज की वजह से किया। इसी वजह से इस बात को लेकर के वो ज़्यादा गिल्ट में थी। यान डीन को कुछ देर समझाती है और उन्हें आराम करने के लिए बोलती है, क्योंकि उनकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब चल रही थी और स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है। वो बाहर निकलती है, ली वहाँ दिखता नहीं है। ली के बारे में पूछती है, उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ली बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए गया है। बाहर जाती है तो देखती है कि ली का एक बच्चे से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हो गया है। उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ली को इतने ज़्यादा बच्चे पसंद है। उसे तो लगा था कि यान के साथ वो बेबी नहीं करना चाहता, तो इट मीन्स कि उसे बच्चे नहीं पसंद है। तभी डीन यहाँ पर आती है। वो यान को समझाती है कि सोच लो, एक बार बच्चे हो गए तो फिर वो यान से और ज़्यादा अलग नहीं हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यान अब ली के बारे में सही सोचने लगी थी। दोनों बात करते हुए घर लौट रहे थे तो यान ली को उसका रिंग लौटाती है। तो वो विंडो खोल के कहता है ये रिंग तुम्हारा है, रखना है रखो वरना फेंक दो। यान उसे कहती है पैसे की अकड़ किसे दिखा रहे हो, ये तुम्हें पता है कि हमने सिर्फ यहाँ पर दिखावे के लिए लिया हुआ था, तो फिर रखने का क्या ही मतलब है। तभी वहाँ पर यान का हेयर ली के बटन में उलझ जाता है। ली उसे निकालने में अपना बटन तोड़ देता है। यहाँ पर यान उससे उसका बटन मांगती है। वो समझ नहीं पाता है, कोई इतना महंगा डायमंड रिंग नहीं रख रही है और वो उसका बटन रख रही है। इस बारे में वो अपने फ्रेंड से पूछता है और उसका फ्रेंड उससे समझाता है कि एक्चुअल में वो तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारे दिल रखना चाहती है, इसका यही मतलब है। वो लोग घर पहुंचते हैं। ग्रैंडफादर उन दोनों को साथ में देख करके काफ़ी खुश थे। यहाँ पर वो उसके हाथ में वेडिंग रिंग देखते हैं तो भी खुश थे, लेकिन वो ली से कह रहे थे उसने इतना छोटा वेडिंग रिंग क्यों खरीदा। यान कहती ये मेरी डिसीजन था ग्रैंडफादर। वो लोग जब सोने के लिए जाते हैं तो नीचे यान पानी पीने के लिए आती है। तभी वो गू को देखती है। वो देखती है काफ़ी ड्रंक है। वो पूछती है क्या, वो तो उसे बताता है कि ली एक्चुअल में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैंने उसके एक्स गर्लफ्रेंड से शादी किया है। पहले तक तो एनी यही दिखाती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन जब से ली की आंखें ठीक हुई है उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा है। उसे एक्चुअल में अमीर बनना था, इस घर में एंट्री लेनी थी, इसलिए उसने ली को पटाया था। और जब उससे उसका ब्रेकअप हो गया, वो ब्लाइंड हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया, और छोड़ भी दिया तो उसे सबसे अच्छा ऑप्शन मैं दिखी थी और फिर वो मेरे साथ आ गई। ये बातें सुन करके यहाँ पर उसे काफ़ी बुरा लगता है। वेडिंग रिंग के बारे में जब गू से पूछता है तो उसे सच बता देती है कि उन्होंने तो सिर्फ ये दिखावे के लिए लिया हुआ है। दोनों कुछ देर यहाँ पर एक दूसरे से बात करते और फिर यान सोने के लिए चली जाती है। उसे थोड़ी पता था कि गू अच्छा इमेज बना रहा है, उसके सामने इन सब के पीछे भी कोई रीजन है।
जब वो कमरे में जाती है तो यान पर वो ऐसे अल्कोहल स्मेल करता है। वो पूछता है कि क्या उसने अल्कोहल पिया है। यान कहती है नहीं। ली समझ जाता है कि ज़रूर ही वो गू से बात करके आ रही है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उसे गू से अपनी दूरी थोड़ी बना के रखनी होगी। यान उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम हर बार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चूज करो और मैं यहाँ पर किसी से बात भी ना करूँ। वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। ली यहाँ पर उससे फ्रेशन अप होने के लिए बोलता है क्योंकि उसे अल्कोहल का स्मेल नहीं पसंद है। अगले दिन यान इस तरीके से नीचे जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर उससे मिलने के लिए आई हुई है। वो उससे नहीं, एक्चुअल में एनी से मिलने के बहाने यहाँ पर आई हुई थी। यान उसे कहती है अब जब तुम एनी को देखने के लिए आई थी, पहली बार तुम घर आ रही हो, तो मुझे नहीं लगता है तुम्हें कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर के आना चाहिए था। इस बात पर उसकी सिस्टर कहने लगती है कि एक्चुअल में वो इतना जल्दी निकली कि उसे ध्यान नहीं रहा। एनी को सिर्फ बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब तक तो यान के बारे में सारी बातें बुराइयाँ ही बताई थी। यहाँ पर उसके जाने के बाद उसकी सिस्टर यान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उसका इंसल्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। यान कह रही है इंसल्ट कहाँ, मैं तो तुम्हें असलियत दिखा रही थी। तुम किसी के घर पहली बार जा रही हो तो तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर के जाना चाहिए। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ली को केस साथ आता है। अब उसकी सिस्टर उससे बात करने के लिए जाती है। यान चुपचाप डाइनिंग टेबल की तरफ चल जाती है। जब वो ली के साथ वहाँ पर अकेली थी तो वैसे कहती है कि एक्चुअल में मैं वही गर्ल हूँ जिससे कि तुम्हारी शादी फिक्स की गई थी, लेकिन यान बीच में आ गई और पैसों के लिए उसने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। ली उसे कहता है अच्छा तो तुम वही हो। अब यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि मैं भी तुमको लेकर के सिंसियर हूँ और मैं एक्चुअल में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर ली उसे कहता है अच्छा ऐसा है तो तुम अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड से पहले ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए। अब उसके सिस्टर के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। वो ली को इम्प्रेस करना चाहती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को उसके सामने कॉल करती है और उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। लेकिन जैसा ही ऐसा होता है तो यहाँ पे ली कहता है चलो काम हो चुका है, अब जा सकती हो अब यहाँ से। उसके सिस्टर को गुस्सा आने लगता है। एक तो उसने उसे इस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए बोला और वो उसे भाव भी नहीं दे रहा है। उसके जाने के बाद जब वो यान से मिलने के लिए जाता है तो वो यान को बता रहा था कि उसके सिस्टर तो उसके साथ ऐसे फ्लर्ट कर रही थी। यान उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा टाइप एनी की तरह का है, मेरी सिस्टर को तुम नहीं पटने वाले हो। लेकिन उसे कहता है मुझे लगा था कि तुम समझ गई हो कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियाँ पसंद है। यान कहती हो कमान मजाक करना बंद करो, एनी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हो, वो तुम्हें पसंद होगी तभी तो तुम उसके साथ हो गए ना। ले उसे कुछ बताना चाह रहा था लेकिन उससे पहले ही उसे वहाँ से जाना पड़ता है। इधर उसकी सिस्टर को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और उसे कहता है अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही मुझसे ब्रेकअप करने के लिए बोल दिया, मैं काफ़ी दिनों से तुमसे ब्रेकअप करना चाह रहा था। अब उसकी सिस्टर तो दोनों साइड से गई। फिर वो लोग साथ में खाना वाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि सब ऐसे फैमिली बैठ करके खाना खा रहे थे। शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन यहाँ पे यान नोटिस करती है कि ली का बिहेवियर एनी के लिए अब भी थोड़ा डिफरेंट तो है। शायद वो उसे कभी मूव ऑन नहीं कर पाया है। आज भी उसकी पसंद की चीज़ें खाने पर बनी हुई थी। आफ्टर दैट वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ पर कि उन्हें अब ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाना था। यान को चीखें आ रही होती है तो ली उसे अपना जैकेट दे देता है। फिर वो लोग ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैंड मदर ली और उसकी वाइफ से मिल करके बहुत ही खुश थे लेकिन तभी को एनी को लेकर के आ जाता है। ग्रैंड मदर एनी को देखना नहीं चाह रही थी क्योंकि इस तरीके से ली को जब सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी तब उसने उसे छोड़ दिया था और अब वो को के साथ इंगेज थी। को कहता है एनी की तबीयत ठीक नहीं है फिर भी वो आपसे मिलने के लिए आई हुई है। वो तभी वहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है तो गू एनी को कमरे में ले करके जाता है। वो लोग यहाँ पर आपस में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। इधर गू एनी को जानबूझ करके पानी से भिगो रहा था ताकि एक्शन उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। वो यहाँ पर एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वैसे कहते तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। नहीं मैं तो बस यहाँ पर ली से रिवेंज लेना चाहता था कि मैंने उसकी बंदी को पटाया है, इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा था। इधर एनी की तबीयत पानी में भीगने की वजह से एक्चुअल में ख़राब होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो लोग खाने के टेबल पर साथ में मिलते हैं जहाँ पर कि एनी इस तरीके से यहाँ पर माउंटेन ट्रैकिंग करने का आइडिया देती है क्योंकि वो यहाँ पर यान को फंसाना चाह रही थी और अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो ली के साथ उसे होना चाहिए और इसी मौके का वो फ़ायदा उठाने के लिए माउंटेन ट्रैकिंग पर जाने के लिए बोलती है। तो ग्रैंडफादर भी यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। ग्रैंड मदर नहीं जाएंगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो लोग जैसे ही माउंटेन
हॉन्टिंग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर अकेले होने का फ़ायदा यहाँ पर एनी उठाती है। वह यान को कहती है कि तुम अगर इस गलतफहमी में हो कि ली तुम्हें पसंद करेगा या करता है तो इस गलतफहमी से निकल जाओ। यान कहती है लेकिन मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ तो ये चीज़ तो नहीं बदल सकती ना। एनी कहती है हाँ वो प्यार मुझसे करती है। यान को लग रहा था कि उसने एनी को सीधी सादी समझी थी। वो कहती है अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। वो खुद यहाँ पर ऐसे पहाड़ से नीचे गिरने लगती है और यान उसे जब बचाने का कोशिश कर रही थी तो वह एक्टिंग कर रही होती कि यान ने उसे धक्का दिया है। ग्रैंडफादर यहाँ पर आते हैं। जैसे ही आते हैं तभी यानी ऐसे पहाड़ से नीचे गिर जाती है। सामने वो यान को देखते हैं तो उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है ये एक्चुअल में यान ने एनी को धक्का दिया है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। डॉक्टर्स यहाँ पर बताते हैं ऊपर से गिरने की वजह से एनी को मिसकैरेज हो गया है। अब यहाँ पर जब उसे लेके आया जाता है तो वो कुछ ज़्यादा ही ड्रामा करने लगती है और सारा ब्लेम यान पर डाल देती है। उसने उसे पहाड़ों से धक्का दिया था जिस वजह से कि उसने अपने बच्चे को खो दिया। अब यहाँ पर ये देख करके वो गुस्सा करने लगता है झूठ मूठ का यान पर कि उसने एनी के साथ ऐसा क्यों किया। एनी उसे कहती है क्योंकि उससे जेलस हो रहा था उसके और ली के रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर यान सबको एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है लेकिन सब उसे क्वेश्चन भरी नज़रों से देख रहे थे। एनी कहती है भला मैं अपने बच्चे को लेकर के रिस्क क्यों लूँगी, मैं खुद ही क्यों ही पहाड़ों से ऐसे नीचे गिरने वाली हूँ। अब यहाँ पर ली यान को साइड में लेकर के जाता है और बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया होगा तो हम मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यान कहती हूँ मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें सच में लगता है कि मैंने ऐसा किया है। ली इस बात पर चुप था। वो कहता है मैं इस बात की तह तक पहुँच करके रहूँगा। यान का दिल एक बार और टूट जाता है। उसका खुद का हस्बैंड उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। वो ये घर छोड़ करके जाने का डिसाइड करती है। वो चुपचाप घर जाती है। वो लोग फ़िलहाल ग्रैंड मदर के घर पर रह रहे होते हैं। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है ये सोचते हुए कि शायद इस घर में इसकी तो कोई जगह ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे ली घर आता है तो उसे पता चलता है कि यान जा चुकी है। ग्रैंड मदर से पूछने पे पता चलता है कि वो कब का निकल गई है। ली कह रहा होता है कि इतना बड़ा यहाँ पर कांड करने के बाद वो ऐसे कैसे जा सकती है। उसे ये फिक्र नहीं थी कि यान किधर है। उसे लग रहा था कि यह मैटर सुलझाना यहाँ पर ज़रूरी है। वो यान को ढूंढते ढूंढते जा रहा होता है और यान इधर दूसरे शहर में ऐसे क्लब में अकेले बैठ करके ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर ली उसे ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है और वो यान को वहाँ से ले करके जाने का कोशिश कर रहा था। यान उसे कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं है, तुम मुझे खुद की वाइफ होने के बाद भी तुम किसी और की बातों पे ट्रस्ट कर रहे हो। वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना और आज तक तुमने तो सिर्फ उसी का सपोर्ट किया है। आज तीसरी बार है जब तुमने उसकी बातों का भरोसा किया और उसका हेल्प किया है। ली उसे कहता है एक्शन में मैं इस बात की तह तक जाना चाहता हूँ ताकि सबको क्लियर कर सकूँ कि ये तुमने नहीं किया है। यान कहती है पहले तुम तो खुद भरोसा करो कि मैंने ये नहीं किया है, मुझे दूसरों से क्या है। अगर तुम्हारा मुझ पर ट्रस्ट होता तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। ली यहाँ पर यान पर ट्रस्ट करना तो चाह रहा था लेकिन वो ट्रस्ट उस पर कर नहीं पाता है। यान समझ जाती है कि वो कभी भी उस पर भरोसा नहीं कर पाएगा। फिर भी ली यहाँ से यान को लेकर के जाता है। घर लेकर के जाते हैं यहाँ पर गो की मम उस पर भड़क जाती है कि तुम्हारी वजह से हमारी बहू ने अपना बच्चा खो दिया, तुम जेलसी में कितना बड़ा कांड कर चुकी हो। ली यहाँ पर गो की मम के सामने उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि यान ने ऐसा किया है। ऐसा कहते हुए यान को कमरे में लेकर के जाता है। यान यहाँ पे ली को थैंक्स बोलती है गो की मम के सामने उसका हेल्प करने के लिए। तभी यहाँ पर उसे कॉल आता है कि ग्रैंड मदर अचानक से हॉस्पिटल की सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं और वो आईसीयू में है। यान ग्रैंड मदर को देखने के लिए खुद भी हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि उन्हें होश आ गया और ग्रैंड फादर उसका ख्याल कर रहे हैं। वो लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या था। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर बताती है कि एक्चुअल में वो गो की वाइफ को देखने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो सुन लेती है कि एक्चुअल में एनी यान को फंसाने के लिए जानबूझ करके पहाड़ों से नीचे गिरी है और अपने बेबी को ऐसे मिसकैरेज कराया हुआ है। और इतना ही नहीं, 2 साल पहले जो कुछ एक्सीडेंट हुआ था एनी ली के साथ 3 साल पहले, वो भी यहाँ पर गो नहीं कराया था कंपनी को अपना बनाने के लिए। अब ग्रैंडफादर भी ये सारी बातें सुनते हैं। उन्हें झूठ मूठ का यहाँ पर ये अफसोस हो रहा था कि ओ यान को उन्होंने गलत समझा। वे यान को सॉरी भी बोलते हैं। यहाँ पर ली भी यान से माफ़ी मांगता है कि उसे उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। ग्रैंड मदर भी यान से माफ़ी मांगती हैं लेकिन यान का दिल अब सबसे टूट चुका था। कोई भी उसकी बातों का ट्रस्ट ही नहीं कर रहा था। उसे खैर सबसे तो प्रॉब्लम नहीं था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ली से था। इधर हम लोगों को देखते हैं जो कि अपने गुंडे लोगों को ऑर्डर दे देता है यहाँ पे ली को मारने के लिए।
और अब वो घर से ऐसे भागा भागा फिर रहा था क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि सबको पता चल गया है कि एक्चुअल में यहाँ पर ये सब कुछ उसी ने किया है। ली और यान वहाँ से अपने घर के लिए निकल रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ली भी अपने साथ और बंदों को लेकर के आया हुआ था और वो दोनों टीम यहाँ पर आपस में लड़ झगड़ रही थी। लास्ट में होता यही है कि ली के बंदे और सारे लोग को घायल कर देते हैं। ली उन्हें देखने के लिए बाहर जाता है, यान को कार में ही रहने के लिए बोल रहा था। तभी उनमें से एक बंदा अपने साथ ऐसे बॉम्ब लेकर के आया हुआ था और ली पर वो ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कि वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। यान को उसकी फ़िक्र हो रही थी, ये हीरो है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था एक बॉम्ब ब्लास्ट से भी। यहाँ पर वह आराम से यान से बातें कर रहा होता है और इस तरीके से जो है वो ग्रैंडफादर को कॉल करके भी सारी बातें बताता है। वो लोग घर लौटते हैं जहाँ पर कि अभी तक गो का कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ सबसे छुपते फिर रहे हैं। ग्रैंडफादर ली को तब तक अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं जब तक कि गो पकड़ा न जाए। वो यान को एक ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं इन्हें पहन के रखने के लिए। उन्होंने इन्हें बताया था कि इसमें ट्रैकर लगा हुआ है। जब वो वहाँ से अपने घर के लिए जाती है तो उसे उसकी मॉम मिलने के लिए आती है। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है कि वो उसे छोड़ करके एनी को ज़्यादा मानती थी। यान को हक करने के बहाने वो बेहोशी की दवा इंजेक्ट कर देती है। यान वापस से एक बार अपनी मॉम की बातों में आ गई थी। उसे लगा था कि शायद उसे भी अपना परिवार मिल सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मॉम कभी नहीं बदलने वाली है। अब यहाँ पर वो उसे बेहोश करके लेके जाती है। उसकी आँख खुलती है तो वो लोग यहाँ पर गो के दूसरे घर पर थे जहाँ पर कि एनी भी थी। उसे पता चलता है कि गो और एनी ने मिल करके उसे किडनैप किया है। एनी कहती है कि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, जब मैं तुम्हें मारूंगी तभी मैं लेके ज़िंदगी में इकलौती रहूँगी और वो वापस से मुझे पहले की तरह प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है। तभी गो यहाँ पर यान को नीचे लंच पर बुलाता है। यान नीचे जाती है, वो गो से नफरत कर रही होती है। गो से कहता है तुम्हें पता है मुझे तुम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, तुम टू द पॉइंट आकर के बात करती हो, लोगों की तरह दिखावा नहीं करती। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसे ढूंढते हुए यहाँ पर ली ग्रैंडफादर को लेकर के आ चुका है। वो वापस से यहाँ पर भागने के इरादे में था, लेकिन उसे पता था कि ली यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर के आया होगा तो इतनी आसानी से भागना आसान नहीं होगा। एनी थी वो वापस से गो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर उन दोनों को ही किडनैप करने का डिसाइड करता है। उन दोनों में से किसी एक को ऐसे किडनैप करके वो यहाँ से बाहर भागने के इरादे में था, वरना ली उसे जाने नहीं देता। यहाँ से जाने से पहले यान यहाँ पर एक बटर नाइफ़ अपने ड्रेस में छुपा लेती है ताकि किसी को पता न चले। गो को भी पता चल जाता है कि यान ने जो ब्रेसलेट पहना है उस ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा हुआ है। तभी ली इतनी जल्दी से ढूंढते हुए यहाँ पर आता है। एक तरफ यान थी, एक तरफ एनी। ली को वो चूज करने के लिए बोलता है। ली यहाँ पर यान को चूज करता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसे फोर्स करते हैं। एनी गो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और घर का वंश उसके पास है, उस बच्चे को वो खोना नहीं चाहते हैं। ये बूढ़ों को ये नहीं दिख रहा है कि ली और यान भी तो बेबी कर सकते हैं। वो गो जो कि एक क्रिमिनल है उसके बच्चे को इस तरीके से इस दुनिया में ला करके अपने घर का वंश बढ़ाने के लिए कह रहे। उन्हें नहीं पता था कि एनी कितनी बुरी है। वो भी यान को मारना चाहती थी। ली को वो प्रेशर करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लड़के के मन में जब तक कोई बात ना हो आपस से उसकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करा सकते। कहने के लिए ग्रैंडफादर की बातों में आकर के वो एनी को चूज कर लेता है। यान खुद को छुड़ाती है और वो गो को वो नाइफ मार देती है। इस चक्कर में वो खुद भी ऊपर पहाड़ी से नीचे नदी में गिर जाती है। एक तरफ गो का डेथ होता है और दूसरी तरफ यान का। जो डीन थी वो यहाँ पर ली की फैमिली से नफरत कर रही होती है और कहती तुम्हारी वजह से हमने यहाँ पर यान को खो दिया। इस बात को 6 साल बीत जाते हैं। कहानी के एंड में कुछ और सवाल अधूरे रह गए थे। आफ्टर 6 साल बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं यान को, वो ठीक है, उसे एक बेटा है। वो बेटा किसी और का नहीं, ली का ही था। उसने एक और बंदे से यहाँ पर शादी कर लिया है और यहाँ पर इस तरीके से दोनों वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो दोनों खुश रह रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा कुछ ज़्यादा ही समाज सेवक था। यान अपने बच्चे को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव रहा करती थी। उसे स्कूल की तरफ से उस शहर में पिकनिक के लिए लेकर के जाया जाना था। उसे ली के साथ बिताए हुए सारे वक्त याद आ जाते हैं। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि अगर यान जाना नहीं चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे यान के पास्ट के बारे में सब कुछ पता था। जब वो डूब रही थी तब उस इंसान ने उसकी जान बचाई थी। फिर उसने ली के बेबी को बॉर्न किया था, फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर चुका था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यान का बेबी उस शहर में घूम रहा होता है, तभी ली की कार से उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। ली उसे देखने के लिए जाता है। उसका सेक्रेटरी बेबी को साइड में लेकर के जाता है ताकि देखने के लिए, ज़्यादा चोट तो नहीं आया, बस यहाँ पर हाथ में उसे छोटा सा चोट लगा था। और यहाँ पर वो लोग उस बच्चे को संभाल रहे होते हैं। तभी वो बेबी यहाँ पर अपनी मम्मी यानी कि यान को कॉल करता है
जैसे ही वहाँ पर उसे कॉल करता है तभी वहाँ पर उसकी आवाज़ सुन करके ली शॉक्ड हो जाता है और उस बच्चे से उसका फ़ोन छीन लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यान जिंदा है। 6 इयर्स बिफोर तक उसे यान की डेड बॉडी नहीं मिली थी। उस बच्चे से उसकी मॉम का नंबर मांगता है, लेकिन वो बच्चे उसे देने से मना कर देता है। वो उससे कहीं ज़्यादा जिद्दी था। ली को बार बार उसकी ये गट फीलिंग कह रही थी कि यान जिंदा है और ये उसी का बच्चा है, लेकिन फिर भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो फिलहाल उसे चुपचाप ही वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ रात में यहाँ पर यान ली के मॉम का अंतिम निशानी वाला पेंडेंट देख रही थी। वो अपनी डीन को मिस कर रही होती है। उसका हस्बैंड उसे कहते हैं जाओ जाकर के उनसे मिल आओ, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो ली से ना टकराए। उसका हस्बैंड उसे समझाता है तो अपने पास्ट को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती, तुम्हें ली को फेस करना ही होगा, और अगर तुम्हारे मन में अभी उसके लिए फीलिंग है तो फिर मैं तुम्हें जाने देने के लिए तैयार हूँ। सोचो भला क्या ऐसे लड़के मिलते हैं यहाँ पर। वही तो मैंने कहा कि वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर समाज सेवा कर रहा होता है। यान अगले दिन अपने डीन से मिलने जाने का डिसाइड करती है। उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए क्या कुछ किया था। जब वो बेबी बॉर्न की थी तब उस बंदे ने उसे शादी करने के लिए कहा था ताकि बस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। हालांकि बेबी की वजह से उसने उस इंसान से शादी किया था, लेकिन उनके बीच ना तो कभी इन 6 सालों में प्यार वाली फीलिंग आई और ना ही इन 6 सालों में यान ने कभी उस इंसान के साथ फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट की। इसी बात को मानते हुए यान अगले दिन अपने डीन से मिलने के लिए जाती है। हॉस्पिटल में जब वो उसे मिलती है तो शुरुआत में तो उस डीन को पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में सच में यहाँ पे यान जिंदा है। उन्हें पता चला था 6 साल पहले कि यान मर चुकी है। यान उसे बताती है कि वो जिंदा है, एक अच्छे इंसान ने उसकी जान बचा ली थी। वो अपने डीन से भी बातें कर रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि ली डीन से मिलने के लिए आ रहा है। अब वो जल्दी जल्दी कमरे में छुप जाती है ताकि वो ली को फेस ना करे। ली यहाँ पर आता है। वो डीन को किसी और अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर के जाने वाला था, लेकिन वो डीन हमेशा ही उसे मना करते आई थी और आज भी वो उसे मना कर रही होती है। तभी वो वहाँ से जा रहा था तो उसे डाउट होता है कि इस कमरे में कोई और भी है। वो देखने के लिए जाता है, तभी वो बच्चा बाहर से अंदर आ जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर वो बंदा भी आता है। यान कमरे से अंदर से बाहर निकलती है। वो हाथ में एक फॉर्क लिए हुई थी और वो गुस्से में ली के सीने में उसे डाल देती है। फिर भी ली उसे रोकता नहीं है खुद को। वो जानता था कि यान उससे गुस्सा है। ली यान को कहता है कि फाइनली तो मुझे मिल गई। तुम्हें पता है इन 6 सालों में मैंने तुम्हें कितनी जगह कितनी बार ढूंढा है। यान उसे कहती है अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर इस बंदे से शादी कर लिया है, तो अब मुझे तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। ली उसे पूछता है कि ये बच्चा किसका है। यान उसे कहती है कि भले ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन इस पर हक जताने का हक तुम्हारा नहीं है। ली उसे कहता है कि तुम इस बच्चे को मुझसे दूर कैसे कर सकती हो। यान कहती है अच्छा, जब 6 साल पहले तुमने मुझ में और एनी में यहाँ पर एनी को चूज किया था तब तुमने नहीं सोचा कि ये दिन भी आ सकता है। ली यहाँ पर यान को और भी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन यान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो एक ही बात कहती है, पास्ट को पास्ट में रहने देते हैं। वो प्रेजेंट में अपनी फैमिली के साथ खुश है, अपने हस्बैंड के साथ खुश है, लेकिन ली उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरीके से खुद को छोड़ करके जाने नहीं दूंगा। यान फिलहाल अपने डीन को कहती है कि वो बाद में आकर के उससे मिलेगी। अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को वहाँ से लेकर के जाने लगती है। ली उसके हस्बैंड को कहता है तुम्हें मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यान को छोड़ दो। वो कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी पूरी कंपनी चाहिए। वो यान से कुछ डिस्कस करने के बाद ये बोला था। ली मान जाता है। यान उसे कहती है मैं तुम्हें उस बच्चे से मिलने के लिए दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी को भी पता नहीं चलने दोगे कि ये बच्चा तुम्हारा है, ना तुम्हारी फैमिली ना तुम्हारे फ्रेंड्स। ली के लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन कम से कम वो अपने बेटे से मिल तो सकता था, तो वही चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में यहाँ पर वह यान को समझाता है कि अगर तुम्हारे दिल में अब भी ली के लिए फीलिंग और तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें कब तक ऐसे बांध करके रख सकता हूँ। यान को समझ में नहीं आता कि ये लड़का इतना ज़्यादा सीधा क्यों है। 6 साल अपनी ज़िंदगी का उसने यान के साथ बर्बाद किया और फिर भी वो यान को इस तरीके से सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। अगले दिन वो अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही होती है, तभी ली उससे वापस से मिलने के लिए आता है। वो उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ली उसे कहता है कि एक्चुअली वो अपने बच्चे के लिए स्कूल के कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हुआ, कौन से स्कूल्स अच्छे हैं वो उसमें पढ़ाना चाहता है। यान कहती है कि मेरा होम टाउन है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्कूल से अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर मुझे स्कूल्स के बारे में पता नहीं है। ली कहता है इसी बहाने मैं अपने बच्चे के साथ कुछ और वक्त बिता सकता था। यान उसे कहती है कि देख भाई, ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे और तुम्हारे बीच तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें अब तक 4 मौके दिए थे और वो चारों मौके तुमने एनी को चूज किया, और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है। फिर वो अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है और ली की मॉम की अंतिम निशानी उन्हें लौटा देती है। वो बोलती है कि एक्चुअल में उन्होंने ली को फोर्स किया था, क्योंकि वो एनी उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी, तो वो उस बच्चे को खोना नहीं चाहते थे। यान उसे कहती है, अगर आप ली के सर पे बंदूक भी रख के कहते ना, अगर वो दिल से मुझे चूज करना चाहता तो वो मुझे ही चूज करता। मैं भी उसे इतना जानती हूँ, लड़कों को उनके मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कराया जा सकता। अब उसने एनी को ही चूज करना ज़रूरी समझा था, तो आप उसे बहाना मत दो। फिलहाल ये आपका पोता है, लेकिन आप इसे लास्ट टाइम मिल रहे हो और इसके बाद आप उससे नहीं मिल पाओगे। मैं यहाँ पर सिर्फ ये अंतिम निशानी लौटाने के लिए आई हूँ, ताकि इन फ्यूचर ली की शादी अगर किसी से हो तो आप लोग उसे दे सको। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। ली यहाँ पर आता है, उसे पता चलता है कि यान यहाँ पर आई थी, तो वो ग्रैंडफादर को कहते हैं कि आपने उसे रोका क्यों नहीं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि वो मुझे विलेन समझती है और उसे रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था। रात में यहाँ पर यान का हस्बैंड उसे समझाता है कि कल से हमारा बेटा स्कूल जाने वाला है, तुम सोच लो कि तुम ली के साथ रहना चाहती हो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे दोनों में से किसी डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यान को यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसे कैसे समझाए कि वो शायद अब भी ली से प्यार करती। तो सब कुछ होने के बाद लिटरली बताओ बोला, क्या आपको यान पर गुस्सा नहीं आ रहा? क्या उसे यहाँ पर ली को चूज करना चाहिए था? नहीं ना, वो बंदा पूरी ज़िंदगी यानी को चूज करते हुआ है और फिर भी यहाँ ली के साथ रहना चाह रही है। यहाँ पर जब वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तभी ली आता है। उसका हस्बैंड उसे समझाता है, तुम ली के साथ वापस रहना ट्राई कर सकती हो, और अगर तुम्हें तब उसके साथ मन ना लगे तो तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। ये कहानी की एंडिंग एक काल्पनिक कहानी है, रियल लाइफ में ऐसा कतई नहीं होता है। आंखें खोल के रहना चाहिए इंसान को, कौन इसके लिए सही है। खैर दिखाए तो शायद यही चाहता है घुमा फिरा के बातों को कि यान ने ली को चूज के लिए अपने बच्चे के लिए। कहानी हमारी यहाँ पर एंड हो जाती है। मुझे तो एंडिंग देख करके बहुत ही गुस्सा आया और मुझे इस लड़के के लिए बुरा लग रहा था, भले ही इसका स्क्रीन टाइम इस ड्रामे में बहुत ही कम है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।